गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं प्रकाश चंद माथुर आज आपके लिए लिंग विद्यालय एवं समाज में स्वतंत्रता के पश्चात पाठ्यचर्या रूपरेखा में लिंग संरचना, ये आज का हमारा टॉपिक है। स्वतंत्रता के पश्चात पाठ्यचर्या रूपरेखा में लिंग की संरचना। तो देखिए, इसमें इसका पहले हम अर्थ समझेंगे। देखिए, स्वतंत्रता यानी भारत जब स्वतंत्र हुआ था उसके पश्चात जो पाठ्यचर्या की रूपरेखा या संरचना हमारे समाज में आई जेंडर की, उसके बारे में इसमें बताया गया है। जैसे कि विभिन्न आयोग व समितियां समय समय पर आई हैं, जिसमें मुदालियर आयोग है, माध्यमिक शिक्षा आयोग है, डॉक्टर राधाकृष्णन आयोग है और महिला सदस्यों की भी इसमें सम्मिलित किया गया है। ठीक है, इन्होंने बालिका शिक्षा के लिए बेहद बढ़िया सुझाव दिए हैं और उनको भारत सरकार ने क्या किया, लागू भी किया है। और अगर हम देखें कि एनसीईटी जैसी संस्थाओं ने भी महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित किए हैं, जिसमें यूजीसी ने भी अपना पूरा योगदान दिया है। नवीन एवं उपयुक्त सुझाव भी दिए गए हैं। पाठ्यचर्या में विभिन्न प्रेरणादायक विदुषी, स्वतंत्रता सेनानी, वैज्ञानिक, कवियत्री इत्यादि महिलाओं ने संबंधित अध्यायों को सम्मिलित किया है। तो देखिए, इसकी हम आज विशेषताओं के बारे में वर्णन करेंगे। बेसिकली ये महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए और महिला एवं बाल कल्याण विभाग, समाज कल्याण विभाग आदि भी समय समय पर बालिकाओं एवं स्त्रियों के कल्याण के विकास के लिए कार्यक्रम प्रारंभ किए हैं। जैसे जो हमारी छात्रवृत्ति होती है, वह समाज कल्याण विभाग द्वारा दी जाती है। तो इसमें जो गरीब तबके की महिलाएं होती हैं या बालिकाएं होती हैं, या विभिन्न माध्यमों से जो छात्रवृत्ति के अंतर्गत आती हैं, उनको छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। यानी उसमें जो भी वो फीस भरती हैं वो माफ़ हो जाती है। तो हमारा सबसे पहला पॉइंट आएगा जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम। इसे डीपीई प्रोग्राम भी कहते हैं, डीपीईपी प्रोग्राम भी कहते हैं। ये जिले स्तर पर चलाया गया था और इसका प्रमुख जो उद्देश्य माना जाता है वह बालिकाओं, अनुसूचित जाति, कामकाजी महिलाओं या बच्चों या शहरी वंचित बच्चों, विकलांगों आदि की शिक्षा के लिए सहयोग प्रदान करना होता है। इसके उद्देश्य जो बता रहे हैं हम, इनके लक्ष्य जो बता रहे हैं, जैसे कामकाजी जो बच्चे होते हैं, छोटी उम्र में जल्दी जल्दी कार्य करते हैं, शहरी वंचित बच्चे जो शिक्षा से वंचित रह जाते हैं, विकलांग बच्चे जो विकलांगता के कारण पिछड़ जाते हैं, और अनुसूचित जाति जनजाति के बच्चे, उनको क्या कराना, शिक्षा या सहयोग उपलब्ध कराना होता है। वैसे अगर हम देखें तो इन समूहों को शामिल करने के लिए सांकेतिक रूप में वास्तविक लक्ष्य भी निर्धारित किए गए हैं। यानी एक निश्चित लक्ष्य है कि इस लक्ष्य तक हम इनको ये सारी चीज़ें उपलब्ध करा देंगे। NIEPA द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार जो DPEP कार्यक्रम है, उसमें स्कूलों में 60% से अधिक बच्चे अनुसूचित जाति जनजाति के होने चाहिए। यानी उनके शिक्षा के जो स्तर है ना, उसको हमें बहुत ऊंचा उठाना है। ज़्यादातर अनुसूचित जनजाति के बच्चे गरीब होते हैं, पिछड़े होते हैं, इसलिए वह विद्यालय नहीं जाते हैं और ऐसे कार्यक्रमों में सम्मिलित नहीं होते हैं जहाँ शिक्षा का प्रचार प्रसार होता हो।
तो इसलिए भारत सरकार ने यह अन्य कार्यक्रम के माध्यम से ऐसे बच्चों की जो प्रतिशत रखा गया है वो 60% रखा गया है, जिसमें वे अनुसूचित जाति या जनजाति के हों, पिछड़े हों, पिछड़े वर्ग से हों या महिला वर्ग से हों या शहरी कामकाजी बच्चे हों जो या विकलांग बच्चे हों जो शिक्षा से वंचित हो गए हों। नेक्स्ट पॉइंट है हमारी महिला समाख्या। देखिए, समाख्या क्या है? एक लैंगिक अंतर का निराकरण करती है। ये एक उपलब्धि होती है कि जो महिला पुरुष में सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़ी जो वंचित महिलाएं हैं उनको हम सशक्तिकरण बनाएंगे, उनको हम क्या बनाएंगे? मजबूत बनाएंगे। जिनके पास में ना तो शिक्षा है, ना उनके पास में आर्थिक क्षेत्र है, ना उनके पास में कोई सामाजिक क्षेत्र है और वह सब तरीके से पिछड़ गई हैं, तो उसके लिए हम क्या बनाएंगे? एक नीति बनाएंगे जिसमें वह महिलाएं जो समस्याओं से जूझ रही हैं, जिनमें आत्मविश्वास की कमी है, अलग थलग पड़ी हैं, दमनकारी सामाजिक रीति रिवाजों के विरुद्ध हैं, खड़े होकर अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए संघर्ष कर रही हैं, ऐसी महिलाओं के लिए हम महिला समाख्या योजना चलाएंगे। थर्ड पॉइंट है अपना प्राथमिक स्तर पर बालिका शिक्षा हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम, यानी नेशनल प्रोग्राम फॉर एजुकेशन ऑफ गर्ल्स एट एलिमेंट्री लेवल। इसे अपन NPEGEL भी कह सकते हैं। देखिए, यह भी एक सर्व शिक्षा अभियान से जुड़ा हुआ कार्यक्रम है जो प्राथमिक स्तर पर चलाया गया था। यह भी वंचित पिछड़ी बालिकाओं को संसाधन उपलब्ध कराता है। यह कार्यक्रम पिछड़े वर्ग के उन खंडों में चलाया जा रहा है जो बहुत दूर दराज के होते हैं या पहाड़ी क्षेत्र में आते हैं या अति पिछड़े समुदायों से होते हैं, जो लैंगिक भेदभाव और राष्ट्रीय औसत से अधिक हैं। साथ ही कार्यक्रम ऐसे जिलों के विकास खंडों में भी चलाया जा रहा है जहां कम से कम 5% जनसंख्या अनुसूचित जाति जनजाति की है और जहां अनुसूचित जाति जनजाति महिला साक्षरता की दर 1991 के आधार पर राष्ट्रीय औसत से 10% कम है। ऐसे जिलों में भी क्या चलाया जाता है? कार्यक्रम चलाया जाता है। तो ये जो प्राथमिक स्तर पर जो बालिका शिक्षा हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम है, इसमें जो बालिकाएं हैं जो वंचित रह गई हैं किसी भी सहायता से, उनके लिए ये कार्यक्रम सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है अपना शिक्षाकर्मी कार्यक्रम। देखिए, शिक्षा प्रोग्राम SKP है ये। इसका लक्ष्य देखें तो राजस्थान में जो दूर दराज के क्षेत्र हैं, अर्ध शुष्क वाले, सामाजिक आर्थिक रूप से जो पिछड़े क्षेत्र हैं, उनमें गुणवत्तापूर्ण सुधार नहीं हुआ है। उन क्षेत्रों की जो शिक्षा है उनको हम शिक्षाकर्मी स्कूलों के माध्यम से अनुसूचित जाति व जनजाति के पिछड़े वर्गों के लिए उन बच्चों को इससे हम जोड़ते हैं और शिक्षाकर्मी उन स्कूलों का जाकर वहाँ पर बच्चों को शिक्षा देते हैं और बच्चे बहुत ही आसानी से इस कार्यक्रम से जुड़ते हैं और बहुत सारी सुविधाएं बच्चों को दी जाती हैं जिससे कि वह अधिक से अधिक वहाँ पर आएं और जुड़ सकें। नेक्स्ट पॉइंट है अपना कस्तूरबा गांधी बालिका योजना। ये तो आपने सुनी होगी कि ऐसे ऐसे योजनाएं चलाई जा रही हैं जो बालिकाओं से संबंधित हो। जैसे बहुत से बालिकाएं बाहर से आती हैं, गांव से आती हैं, उन बालिकाओं के लिए विद्यालय
तो होता है, लेकिन रहने के लिए जगह नहीं होती है। तो वह बालिकाएं प्राथमिक व अनुसूचित जाति जनजाति व अन्य पिछड़े वर्गों व अल्पसंख्यकों क्षेत्रों से आ सकती हैं। ऐसे 750 विद्यालय हमारे यहाँ खोले गए हैं। यह योजना जो है आपके शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग के ऐसे केवल ऐसे विकास खंडों में लागू की जा रही है जहाँ 2001 की जनगणना के अनुसार महिला जो साक्षरता दर थी, जो राष्ट्रीय औसत की दर थी, वो बहुत कम थी। ऐसे क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए, लैंगिक भेदभाव को ख़त्म करने के लिए कि बालिकाएं आकर इसमें रह सकती हैं, तो कस्तूरबा गांधी विद्यालयों या हॉस्टल्स की स्थापना की गई है। ठीक है, इसके माध्यम से कोई भी बालिका जो इस कैटेगरी में आती है वो इसका लाभ ले सके। और विकास खंडों में महिला साक्षरता वाले अथवा स्कूल ना जाने वाली अधिकतर बालिकाओं वाले जनजातीय क्षेत्रों में ऐसे विद्यालय खोले गए हैं जहां उनको रहना खाना दिया जाता है और पढ़ने की सुविधा भी प्रदान की जाती है। जन शिक्षण संस्थान 6 पॉइंट है अपना, अगला पॉइंट है जन शिक्षण संस्थान JSS है ये। इसमें क्या है कि ऐसे बहुआयामी एवं बहुमुखी वयस्क शिक्षा कार्यक्रम है जिसका लक्ष्य लाभान्वित होने वाले लोगों के व्यावसायिक हुनर एवं निपुणता में सुधार लाना है। देखिए, इसमें क्या होगा कि जैसे कोई कार्यक्रम चल रहा है जिसमें सामाजिक आर्थिक रूप से जो पिछड़े वर्ग हैं, शहरी हो चाहे ग्रामीण हो, शैक्षिक रूप से जो वंचित रह जाते हैं वर्ग, विशेषकर जो नव साक्षर हैं, अर्ध शिक्षित हैं, अनुसूचित जाति जनजाति से संबंधित हैं तथा महिलाएं व बालिकाएं हैं, मलिन बस्तियों में जो निवास करते हैं, यानी जो गंदी बस्तियों में निवास करते हैं, प्रवासी श्रमिकों एवं इत्यादियों का शैक्षिक व्यावसायिक विकास करना इसका लक्ष्य है। तो इस जन शिक्षण संस्थान का लक्ष्य मैंने आपको बताया कि SC/ST को, चाहे महिला हो चाहे बालिका हो, चाहे किसी बस्ती में रहने वाले लोग हों, श्रमिक हों, इत्यादि जो शैक्षणिक एवं व्यावसायिक उनका क्या करते हैं, ये विकास करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सामुदायिक पॉलिटेक्निकल। इसमें देखिए, सामुदायिक यानी समाज की, पॉलिटेक्निकल का मतलब जानते होंगे जो IIT से ऊपर होती है, एक प्रौद्योगिकी होती है, विज्ञान प्रौद्योगिकी। तो प्रयोग किया गया है ग्रामीण सामुदायिक विकास की जो गतिविधियां चलाई जाती हैं, इसके अंतर्गत ग्रामीणों के लोग स्थानीय समुदायों को उनके उपयुक्त व अनुपयुक्त प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराने के लिए मंच उपलब्ध कराया जाता है। प्रशिक्षण देने में ग्रामीण युवकों एवं अनुसूचित जाति जनजाति के सदस्यों व महिलाओं व स्कूल के बीच में छोड़ चुके व्यक्तियों तथा अन्य वंचित वर्गों को इसमें वरीयता प्रदान की जाती है। आवश्यकता अनुसार रोजगार प्राप्त करने में सहायता दी जाती है। सामुदायिक पॉलिटेक्निकलों की जो योजना है वह कुछ चुनी हुई डिप्लोमा स्तरीय संस्थाओं में 1978-69 में लागू है। इसमें निपुणता उन्मुखता, अनौपचारिक प्रशिक्षण, तकनीकी हस्तांतरण, प्रौद्योगिकी समर्थन सेवाओं के माध्यम से जो भी प्रौद्योगिकी प्रयोग की जा रही है वो दी जाती है। तो हम देखते हैं कि पॉलिटेक्निकल का जो 3 साल का डिप्लोमा होता है उसमें महिलाओं को भी क्या दी जाती है, प्राथमिकता दी जाती है, उनको प्रशिक्षण दिया जाता है। अनुसूचित जाति जनजातियों को भी प्रशिक्षण दिया जाता है और ये सन 78 से लागू की गई है। और इससे व्यक्ति क्या होता है, एक रोज़गार प्राप्त कर लेता है, एक निपुणता आ जाती है और टेक्निकल जो भी समस्याएं होती हैं उसे सॉर्ट आउट कर सकता है।
चाहे प्राइवेट सेक्टर्स में भी नौकरी कर सकता है और गवर्नमेंट सेक्टर्स में भी वो क्या कर सकता है, नौकरी कर सकता है, जिसमें बिजली विभाग है, रेलवे है, इनमें पॉलिटेक्निकल वालों की काफ़ी जगह निकलती है। नेक्स्ट पॉइंट है अपना साक्षरता दर। देखिए लिटरेसी रेट होती है ये। साक्षरता दर हर बार 10 सालों में साक्षरता ली जाती है कि कितने साक्षर हैं, कितने निरक्षर हैं। तो ये एक साक्षरता कार्यक्रम से हमें जोड़ा जा रहा है, सभी जिलों को जोड़ा गया है, जिसमें महिला साक्षरता वाले जिलों में 45 में से साक्षरता समितियां हैं, जो गैर सरकारी संगठन, महिला स्वयंसेवी अध्यापकों तथा पंचायत कर्मियों के माध्यम से केंद्रित किया गया है। ठीक है। आजीवन चलने वाले शिक्षा अवसरों का प्रावधान व्यावसायिक निपुणता प्रदान करने तथा 272 जिलों में चल रहे सतत शिक्षा कार्यक्रम के माध्यम से नवसाक्षर को आय में वृद्धि पर विशेष जोर दिया जाता है इसमें। ठीक है। तो आय में जब हमारा जोर दिया जाएगा तो साक्षरता दर क्या होगी, बढ़ जाएगी, है ना। आज अधिकतर सभी लोग साक्षर हैं, बहुत कम ही लोग ऐसे हैं जो निरक्षर हैं, है ना। उनको प्रौढ़ों को भी नव साक्षर बनाया गया है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है अपना नवोदय विद्यालय समिति। देखिए इसका नाम तो सुना होगा, जो सन 86 में स्थापित हुई थी। जैसे केंद्रीय विद्यालय होते हैं सीबीएसई के, उसी प्रकार से नवोदय विद्यालय होते हैं। इसका भी पैसा कौन देती है, सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। ठीक है। ये एक आदर्श होते हैं और प्रत्येक ज़िले के विद्यालय एक गांव में के अनुसार मॉडल होते हैं। और ये जवाहर नवोदय विद्यालय खोलने का निर्णय लिया गया था। इसे हम जवाहर नवोदय विद्यालय भी कह सकते हैं। ठीक है। और इन विद्यालयों में 75% ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को लिया जाता है, जिसमें बालिकाओं को पूरा वो दिया जाता है ना। 31 मार्च 2007 तक इनकी संख्या 565 हो चुकी थी और 31 मार्च 2007 तक विद्यालयों में 1,93,000 छात्र पढ़ रहे हैं, है ना। तो देखिए 565 नवोदय विद्यालय पूरे देश के अंतर्गत हैं। तो हमारे देश में कितनी बड़ी संख्या में नवोदय विद्यालय हैं, देखिए आप। ठीक है। उसी प्रकार जैसे केंद्रीय विद्यालय की बात करें तो 1100 से 1200 के बीच में भी क्या हैं, केंद्रीय विद्यालय हैं। और इस वर्ष 50 नए केंद्रीय विद्यालय स्थापित किए जा रहे हैं। तो इस प्रकार की योजनाएं जो हैं भारत सरकार द्वारा संचालित की जाती हैं और प्रतिवर्ष 30,000 से अधिक छात्र इन विद्यालयों में प्रवेश लेते हैं। इन विद्यालयों में मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे प्रतिभावान, प्रखर, मेधावी छात्र का चयन किया जाता है ना। इन विद्यालयों के अभाव में अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के अवसरों से वंचित रहना पड़ता है। इसमें ये सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाता है कि छात्रों में कम से कम 33% बालिकाएं हों। तो इसमें बालिकाओं का जो प्रतिशत है वो बहुत ज़्यादा है। और ग्रामीण सेक्टर से हो तो बहुत ही आसानी से क्या हो जाता है, एडमिशन्स हो जाता है। और इसमें 33% महिलाओं या बालिकाओं का जो प्रवेश दिया जाता है। लास्ट पॉइंट है अपना इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय। तो देखिए इसका नाम तो सुना होगा, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू जिसे अपन कहते हैं। ये दिल्ली में है और ये एक विश्वविद्यालय है ना। जो लोग सुदूर बैठे रहते हैं और जो औपचारिक शिक्षा नहीं ले पाते हैं तो उन्हें हम अनौपचारिक शिक्षा प्रदान करते हैं। और ये विश्वविद्यालय जो है एक बहुत बड़े जनसंख्या के क्षेत्र जो है हमारा, उसको उच्च शिक्षा स्तर का विकास करना इसका एम है, यानी उद्देश्य ये व लक्ष्य है कि बहुत दूर दूर जो लोग बैठे हुए हैं, एक भाग में बैठे हुए हैं, उन्हें उच्च शिक्षा तक उपलब्ध कराया जाना, सतत शिक्षा कार्यक्रम आयोजित करना, विशेष लक्षित समूहों जैसे महिलाओं, शारीरिक रूप से विकलांग लोगों,
पूर्वोत्तर उड़ीसा पिछड़े जिलों जैसे पिछड़े एवं पर्वतीय क्षेत्रों के निवासी, मुख्यतः अनुसूचित जाति जनजाति बहुल क्षेत्रों में उच्च शिक्षा के लिए विशेष कार्यक्रम प्रारंभ करना इसका उद्देश्य है। तो आज हमारा जो टॉपिक था वो पाठ्यचर्या से संबंधित था, और जो स्वतंत्रता के पश्चात हमने जो महिलाओं की स्थिति जानी वो बहुत ही बेहतरीन हो चुकी है। बहुत सारे कार्यक्रम योजनाएं सरकार द्वारा, भारत सरकार द्वारा या राज्य सरकार द्वारा संचालित की जा रही हैं। तो धन्यवाद स्टूडेंट्स।